2024 का इलेक्शन सिर्फ इस बेस पे लड़ा गया कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। काले कपड़े, काले झंडे और हाथ में डंडे लेकर बैठना, क्योंकि दिल्ली जाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर मोदी तानाशाह है, क्या वो बाहर बैठा एक यूट्यूबर है वो ऐसे बोल पाता किसी तानाशाह के बारे में? भाई साहब घर से उठा लिया था। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी का 76 पेजेस का मैनिफेस्टो है, लेकिन किसी ने एक पेज भी नहीं पढ़ा हुआ उसका। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो सुन के आपका दिन ही बन जाएगा, क्योंकि आप जानते थे हमारा लोकतंत्र खतरे में है और वो अब बच गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस अब सरकार बनाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी बना सकती है अपनी सरकार। नहीं दोस्तों, अभी हमारा लोकतंत्र बचा नहीं है। आप रेडी रहना, कभी भी जाने का मौका लग सकता है। दिल्ली हमें पहुंचना है और लोकतंत्र को बचाना है। काले कपड़े, काले झंडे और हाथ में डंडे लेकर बैठना, क्योंकि दिल्ली जाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। बीजेपी को सरकार नहीं बनाने देंगे। ऐसा कैसे हो गया? वो आएगी और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी कल अपना दावा पेश कर सकते हैं। अभी फिर बोल रहे कांग्रेस बना रही है। आप अपने घर में बैठिए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र फिर से बच गया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजेपी का इस इलेक्शन में इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ और कांग्रेस को इतनी बड़ी लिफ्टिंग कैसे मिली। 2024 का इलेक्शन सिर्फ इस बेस पे लड़ा गया कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ पे खराब कौन है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी, राइट? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी खराब है यहाँ पे, क्योंकि उसने यार सबको खरीद लिया। मीडिया को, ईडी को, सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, सेना को, पुलिस को, बैंक आरबीआई को, इंटरनेशनल बैंक्स को, डब्ल्यूएचओ को, वो अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी सबको खरीद लिया। यार इतना पैसा अगर इंडिया में है तो गरीबी दूर हो नहीं सकती है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी का 76 पेजेस का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का 47 पेजेस का मैनिफेस्टो है, लेकिन किसी ने एक पेज भी नहीं पढ़ा हुआ उसका। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हिंदुस्तान की पब्लिक ना मुश्किल से 0.01% ही पब्लिक होगी जो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ती है। जब तक मैनिफेस्टो पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि किस पार्टी को हमें वोट करना है, किस कैंडिडेट को हमें वोट करना है, कौन हमारे लिए बेस्ट है। बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी कांग्रेस का या कांग्रेस के 75 साल का या 65 साल का कोई भी जिक्र नहीं था उसमें। कांग्रेस ने जितने साल राज किया, उन्होंने क्या देश को किया, ये कोई जिक्र नहीं था। जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फर्स्ट पेज से लेके 47 पेजेस तक हर पेज में ये जिक्र था कि 10 साल में बीजेपी ने देश को कैसे बर्बाद किया है, और हर पेज पे एक लाइन दी हुई थी जिसपे लिखा था लोकतंत्र खतरे में है। अब ये बात सिर्फ इनको पता लगी है, पूरे देश में किसी को पता नहीं लगी लोकतंत्र खतरे में है। इतने बड़े योद्धा जब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं तो आपको तो साथ रहना चाहिए उनके। अब लोकतंत्र को वो बचाने निकला है जिसकी दादी ने इंडिया में सन 75 में इमरजेंसी लगा दी थी। मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर मोदी तानाशाह है, क्या वो बाहर बैठा एक यूट्यूबर है वो ऐसे बोल पाता किसी तानाशाह के बारे में? भाई साहब घर से उठा लिया था। बीजेपी का कोई ना कोई पॉइंट तो रहा होगा जो पब्लिक को नहीं खला, जहां से पब्लिक ने बैकआउट करना स्टार्ट किया है, और वही पॉइंट है जहां से बीजेपी का डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। सबके अपने अपने विचार है और ये विचारों की लड़ाई है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है। 8 जून तक अगर इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगी तो लोकतंत्र बचेगा, और अगर 8 जून को तक बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। वो प्रभुराम का इस्तेमाल कर रहे थे और उनको हरा दिया। तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? बन गई सरकार, आगे मजे, मिल गए कैबिनेट, बन गए प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है दिल्ली में, खरीद फरोख्त चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। अब देखते ही हैं कि कौन बोली सबसे बढ़िया लगाता है। एक चीज और है, किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सेंटर में कोई भी सत्ता आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, या अगर कोई भी पार्टी आए, जो वो कानून लेके आती है, चाहे वो कोई स्कीम लेके आती है, चाहे कोई योजना लेके आती है, या कोई भी रोड बनवाती है, कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल का उद्घाटन करवाती है, बनवाते हैं, तो भाई वो सिर्फ अपने पार्टी के, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बनवाते, वो सभी पब्लिक के लिए बनवाती है। कांग्रेस भी काम करती है और बीजेपी भी काम करती है। सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? जो संविधान की आड़ आपने ली है ना कि संविधान को बदलेंगे, ये वहां पे जो एक तबका, एक जो समाज है ना, वो कन्वर्ट हो गया। वो एक डाउनफॉल का एक कारण हो सकता है समाज में। अब देखो, एक यूट्यूबर है, वो उसने वीडियो बनाई द डिक्टेटर, उसका पूरे पिछले 2 महीने इसी बात में निकल गए कि ये साबित करने में कि ये डिक्टेटर है।
तो एलविस भाई आपसे निवेदन है, हो सकता है कि मेरी बात ना पहुंचे लेकिन आपकी बात थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ आप प्लीज उत्तर कोरिया में जाएं यार, वहाँ की पब्लिक के पास जाएं। वहाँ भी एक तानाशाह है, आपकी यार इतनी पावर है, आप में इतने गट्स है कि आप एक तानाशाह की सरकार को तोड़ सकते हैं। वहाँ पे जाओगे यार प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वहाँ जाइए और उन पब्लिक को, जो वहाँ की पब्लिक है उनको भी बचाइए प्लीज यार, वो भी हमारे जैसे इंसान है। तो एलविस भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि धोना अच्छी बात है लेकिन निचोड़ निचोड़ कर बार बार धोना बुरी बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए भाई। भाई वो इतनी दूर से हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है, आप क्या चाहते हो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र ना बचे? और वो बोल रहा है कि अगर मेरे बच्चे आए तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि मैंने लोकतंत्र नहीं बचाया। मैंने एक बात सुनी थी, शायद किसी वीडियो में सुना था या एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई बता रहा था कि चाणक्य का नाम लेके बता रहा था कि जिस देश की प्रजा, जिस राज्य की प्रजा अगर विकास नहीं चाहती हो ना, और उस देश का राजा अगर विकास करे, वो उस राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है। और सबसे लास्ट में जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने उन हिंदू भाइयों के लिए जिन्होंने विभीषण जैसा कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।